हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज है थर्मोडाइनेमिक डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम का लेक्चर नंबर 2। इसमें हम डिस्कस करेंगे हीट, वर्क, इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हीट के साथ। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग मेरे साथ साथ में लिखो, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। तो हीट जो है इसका सिंबल है क्यू। क्यू से हम हीट को डिनोट करते हैं। हीट क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की फॉर्म है दैट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग एंड वाइस वर्सा। हीट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि ट्रांसफ़र होती है सिस्टम से सराउंडिंग में या फिर सराउंडिंग से सिस्टम में। इसमें से कुछ भी हो सकते हैं, तो सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफ़र होगी हीट या फिर सराउंडिंग से सिस्टम में। ये कब ट्रांसफ़र होती है? व्हेन देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस। अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है तभी हीट ट्रांसफ़र होगी। अगर दोनों का टेम्परेचर इक्वल है या फिर हम कहें वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी। हीट की यूनिट क्या होती है? हीट की यूनिट होती है जूल। जूल इसकी SI यूनिट है। और जो हम इसकी दूसरी यूनिट यूज़ करते हैं वो है कैलोरी। कैलोरी इसकी प्रैक्टिकल यूनिट है। प्रैक्टिकली हम इसकी कैलोरी यूनिट यूज़ करते हैं। अब कैलोरी को हम जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.18 जूल। ठीक है, एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है? 4.18 जूल। अगर हमें कैलोरी से जूल में कन्वर्ट करना है तो हम उसको इससे इस चीज़ को यूज़ करके कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हीट क्या है? हीट है पाथ डिपेंडेंट। ये पाथ पे डिपेंड करती है। पाथ डिपेंडेंट यानी कि ये पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी है। ऐसी क्वांटिटी जो कि पाथ के ऊपर डिपेंड करती है कि कैसे कैसे वो ट्रांसफ़र हुई, उसने कौन सा पाथ फॉलो करके ट्रांसफ़र हुआ। मान लो यहाँ से यहाँ तक हुआ तो वो इस पाथ से गई या इस पाथ से गई या इस पाथ से गई। किस पाथ से गई इसके ऊपर जो क्वांटिटी डिपेंड करती है हम उसको बोलते हैं पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो उसमें क्या है? हीट जो है एक पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी है। अब जब हमने हीट की बात की है तो थोड़ी सी टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। तो टेम्परेचर हम सबको पता है, आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है टेम्परेचर? टेम्परेचर को हम कैपिटल T से लिखते हैं। टेम्परेचर क्या है? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। किसी बॉडी की, कोई बॉडी कितनी गर्म या फिर कितनी ठंडी है ये हमें क्या बताता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट क्या है? टेम्परेचर की यूनिट है केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर की जो SI यूनिट है वो है केल्विन। और टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर जो है ये पाथ इंडिपेंडेंट है। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। जो पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं हम उनको बोलते हैं स्टेट फंक्शन। क्या बोलते हैं? स्टेट फंक्शन। ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि पाथ पे डिपेंड नहीं करती हम उनको बोलते हैं स्टेट फंक्शन। पाथ पे डिपेंड नहीं करती मतलब कि वो इनिशियली कहाँ पे थी और फाइनली वो कहाँ पे है, वो किस
पाथ से यहाँ पे गई है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। अब जैसे किसी बॉडी का टेम्परेचर पहले 15 डिग्री था, अब वो बढ़ के 40 डिग्री हो गया, तो हमें सिर्फ इससे मतलब है कि पहले टेम्परेचर कितना था और अब टेम्परेचर कितना हो गया है। तो ये ऐसी क्वांटिटीज़ को क्या बोलते हैं हम, जो पाथ इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट की स्पेलिंग गलत लिखे, इंडिपेंडेंट होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन। ठीक है, तो टेम्परेचर एक स्टेट फंक्शन है। और टेम्परेचर की एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, टेम्परेचर हमें पता है क्या है, मैक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटी। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था टेम्परेचर क्या है, मैक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटी है। और टेम्परेचर हमें क्या बताता है, टेम्परेचर हमें एवरेज मेजर देता है। किसका एवरेज मेजर देता है, एवरेज मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का एवरेज मेजर देता है हमें टेम्परेचर। और काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है माइक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटी, माइक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी की। यानी कि जब टेम्परेचर में राइज होगा तो काइनेटिक एनर्जी में राइज होगा, उस सब्सटेंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगी। तो ये हो गया हमारा टेम्परेचर। अब हम डिस्कस करते हैं वर्क। नेक्स्ट टॉपिक है वर्क। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि हमें फर्स्ट लॉ में हेल्प करेंगे। अगर हमें ये अच्छे से समझ में आ गए तो हमें फर्स्ट लॉ में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। फर्स्ट लॉ फिर हमारे लिए 2 मिनट का काम है। तो अब हम करते हैं वर्क। वर्क को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल W। आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं, 11th-12th में हमने यही पढ़ा है। तो हमने 11th-12th में क्या पढ़ा है, वर्क कब हम कहते हैं कि वर्क हुआ है, अगर कोई बॉडी पे हम फोर्स लगाएं और वो कुछ डिस्प्लेस करें, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस डायरेक्शन में वो कुछ डिस्प्लेस करे, तो हम बोलते हैं कि वर्क हुआ है। क्या, इफ़ वी अप्लाई फोर्स ऑन अ बॉडी इन अ सर्टेन डायरेक्शन, किसी सर्टेन डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करें and displaces it through a small distance, then we say work is done. Then we say work is done. लेकिन ये हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं। थर्मोडाइनेमिक्स में इसके अलावा थर्मोडाइनेमिक्स में वर्क का कुछ और काम है, वर्क का कुछ और रोल है। वो क्या है, वर्क क्या है, वर्क इज़ अ वे ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, वे ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। एनर्जी ट्रांसफ़र का एक तरीका है वर्क। एक और तरीका मैंने आप लोगों को बताया, क्या है वो, अभी मैंने इसके पहले बताया, सोचो क्या है वो तरीका। वो तरीका है हीट। हीट से भी हम एनर्जी का ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन हीट जो है वो कब काम करती है, जब टेम्परेचर डिफरेंस हो। जब टेम्परेचर डिफरेंस हो तो हम किसी बॉडी के ऊपर या तो उसमें हीट हम सप्लाई करें या फिर हम उस पर कुछ काम करें, तो हम उस बॉडी में क्या मिलेगी, उस बॉडी को एनर्जी मिलेगी। यही है वर्क का काम। ठीक है, ये हो गया। अब हम लेते हैं, अब हम वर्क का फॉर्मूला निकालते हैं। तो कंसीडर करो एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है। सिलेंडर का कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, ठीक है, इसमें गैस फिल है और इसके ऊपर एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। क्या लगा है, एक मूवेबल पिस्टन। ठीक है,
और इस जो सिलेंडर की वॉल है ये है कंडक्टिंग वॉल्स, मतलब कि कौन सी बाउंड्री, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, ऐसी बाउंड्री जिसकी वॉल हीट का फ्लो अलाउ करे, वो कौन सी बाउंड्री होती है? डायाथर्मल। कौन सी बाउंड्री होती है? डायाथर्मल। ठीक है। और अगर ये बॉडी हीट का फ्लो अलाउ कर रही है, अगर ये बाउंड्री हीट का फ्लो अलाउ कर रही है, तो क्या होगा? ये होगी थर्मल इक्विलिब्रियम में। होगी कि नहीं होगी? ये बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगी विद इट्स सराउंडिंग, यानी कि इसका कुछ टेम्परेचर होगा T जो कि सराउंडिंग के बराबर होगा, इक्वल होगा। इस गैस की कुछ वॉल्यूम होगी V, और ये गैस कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी P अपनी वॉल्स पे। तो हमें पता है कि प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, पढ़ते आ रहे हैं हम। तो इसका मतलब कि ये जो गैस है ये कितना फोर्स अप्लाई कर रही होगी? PA के बराबर। PA के बराबर कर रही होगी ना ये गैस। तो अगर ये गैस PA फोर्स अप्लाई करके इस पिस्टन को मूव कर देती है, यानी कि गैस एक्सपैंड हो जाती है और इस पिस्टन को मूव कर देती है थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस dx, ठीक है, तो क्या होगा? अगर फोर्स अप्लाई हुआ किसी बॉडी पे और वो कुछ dx डिस्टेंस से मूव कर गई, तो क्या होगा? वर्क। यही हम पढ़ते आ रहे हैं आज तक। तो क्या होगा? वर्क। तो इसका मतलब कि इस गैस ने कुछ वर्क किया, यानी ये जो सिस्टम है इसने कुछ वर्क करा। तो वर्क किसके बराबर हो जाएगा? वर्क हो जाएगा फोर्स इनटू जो डिस्प्लेसमेंट हुई है dx। लेकिन ये क्या होता है? वर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है? F डॉट जो डिस्प्लेसमेंट हुई है F डॉट डी, तो क्या हो जाता है? FD कॉस थीटा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में डॉट हटाने के लिए हम कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 0। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 1, यानी कि हो जाएगा FD। तो वही हुआ यहाँ पे FDX, W इज इक्वल्स टू FDX। ठीक है, F हमने निकाला है, सॉरी W नहीं होगा, DW होगा, क्योंकि स्मॉल वर्क डन हुआ है ना, तो DW होगा। तो हमने फोर्स क्या निकाला? हमने DW इज इक्वल्स टू फोर्स क्या है? PA dx। अब एरिया इनटू लेंथ क्या होता है? वॉल्यूम होता है ना। एरिया इनटू लेंथ क्या होता है? वॉल्यूम। तो DW हो जाएगा प्रेशर इनटू dV। ठीक है, P इंटू dV। तो अगर मान लो पहले वॉल्यूम थी VI, वो चेंज होके हो गई है VF, तो हम कैसे निकालेंगे? हम पूरे में कितना वर्क डन हुआ है उसको कैसे निकालें? हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे, DW इसको 0 टू W इज इक्वल्स टू VI से VF P dV, यानी कि वर्क W इज इक्वल्स टू P V फाइनल माइनस V इनिशियल। ठीक है, ये क्या है? ये वर्क डन हुआ है, यानी कि V फाइनल में से V इनिशियल को माइनस करेंगे, यानी कि हम इसको लिख सकते। चल छोड़ो, अभी हम नेक्स्ट क्या है इसमें? साइन। साइन कैसे देखते हैं हम? अभी हमने देखा W इज इक्वल्स टू P VF माइनस V इनिशियल। ठीक है, तो अगर ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, अगर ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू छोटी है, तो ये वर्क क्या होगा? पॉजिटिव आएगा ना। तो हम क्या करेंगे? VF अगर बड़ा होगा VI से, अच्छा अगर V फाइनल बड़ा है V इनिशियल से, यानी कि प्रेशर लगने के बाद जो वॉल्यूम है वो बढ़ गई है, तो क्या हुआ है? एक्सपेंशन ऑफ गैस का एक्सपेंशन हुआ होगा कुछ। ठीक है, यानी कि वर्क इज डन
बाय द सिस्टम, यानी सिस्टम ने कुछ काम किया होगा, तो वर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव। सेकंड, अगर वी फाइनल जो है वो वी इनिशियल से छोटा है, यानी कि ये बड़ा है और ये छोटा है, यानी कि गैस जो है वो उसकी वॉल्यूम कम हुई होगी, यानी कि कुछ कंप्रेशन हुआ होगा। तो क्या हुआ होगा, कंप्रेशन ऑफ गैस, कंप्रेशन ऑफ गैस। तो इसका मतलब कि सिस्टम के ऊपर कुछ काम हुआ होगा, तभी वो क्या गैस क्या हुई होगी, कंप्रेस, यानी कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, सिमिलरली हीट में होता है। हीट में कैसे देखते हैं हम, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, हीट में भी साइन होते हैं, हीट में साइन। ठीक है, पहला, अगर सिस्टम को हीट मिली होगी, सराउंडिंग से सिस्टम को हीट मिली होगी, हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, तो साइन क्या होगा, पॉजिटिव। जब हीट का ट्रांसफर सिस्टम से, फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग हुआ होगा, यानी कि हीट का लॉस हुआ है, तो साइन क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, ये हो गए साइन वर्क के, वर्क में क्या साइंस होते हैं और हीट में क्या साइन होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इंडिकेटर डायग्राम से। इंडिकेटर डायग्राम क्या होता है, इंडिकेटर डायग्राम कुछ नहीं है, इंडिकेटर डायग्राम है पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम मतलब प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ, इंडिकेटर डायग्राम। पहला केस क्या है, ये है प्रेशर, इस साइड है वॉल्यूम। अब पहला केस हम ले रहे हैं एक्सपेंशन का। ठीक है, पहला केस है एक्सपेंशन का। तो वॉल्यूम बड़ी होगी, पहले ए थी, ए पे वॉल्यूम थी कुछ, अब वो बढ़ के बी, अब वॉल्यूम बढ़ गई है कुछ। सिमिलरली प्रेशर पहले कुछ था, अब प्रेशर कुछ हो गया है। तो ये किसका केस है, ये केस है एक्सपेंशन का, क्योंकि इसमें वॉल्यूम बड़ी है। तो जिस केस में एक्सपेंशन होगा उसमें क्या होगा, पॉजिटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन होगा। ठीक है, हम उसमें प्लस साइन लगाएंगे। किसका साइन लगाएंगे, प्लस साइन। ठीक है, ये हो गया एक्सपेंशन के केस में। अब इसमें अगर हमें इसमें वर्क निकालना हो, अगर हमें ये ग्राफ दिया है और हमें वर्क निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ ये ग्राफ दिया होगा और हमें क्या निकालना है, ये कर्व दिया है हमें और हमें इसमें वर्क निकालना है, तो इसमें क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। कर्व के अंडर जो एरिया होगा हम उससे क्या निकालेंगे, वो क्या होगा, वर्क डन। ठीक है, जब हमें सिर्फ एक कर्व दिया होगा। वैसे ही अब हम कंप्रेशन का केस देख लेते हैं। कंप्रेशन के केस में वॉल्यूम जो है वो कुछ डिक्रीज होगी, पहले कुछ होगी, देन कम हो जाएगी वॉल्यूम। ये ए, ये बी। ठीक है, पहले वॉल्यूम थी कुछ ए, अब कुछ हो गई है। वैसे ही प्रेशर चेंज हुआ है,
ठीक है, ये किसका केस है? कंप्रेशन। तो कंप्रेशन के केस में नेगेटिव वर्क डन होगा। क्या होगा? नेगेटिव वर्क डन कंप्रेशन के केस में। जब वॉल्यूम डिक्रीज होगी तो वर्क डन क्या है? नेगेटिव होगा। अच्छा, इसमें भी कैसे निकालेंगे हम वर्क डन? इसमें भी एरिया अंडर द स्लोप, जो स्लोप के अंडर एरिया होगा हम उससे निकालेंगे वर्क डन। ये हो गया एक्सपेंशन और कंप्रेशन के केस में इंडिकेटर डायग्राम से। अब हम नेक्स्ट केस जो देखेंगे वो है साइक्लिक। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है? पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि साइक्लिक प्रोसेस होता क्या है। ऐसा प्रोसेस जो कि वर्क होने के बाद वापस से अपनी इनिशियल वैल्यू ऑफ PVT पे आ जाए, उसे हम बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, इसका मतलब ये घूम के कुछ साइकिल होगी, वो घूम के जहाँ से स्टार्ट हुई होगी वहीं से घूम के किसी भी तरीके से, चाहे ऐसे घूम के, चाहे वो किसी भी टाइप की साइकिल हो सकती है, वो वापस से घूम फिर के अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगी। तो देख लेते हैं हम इसमें कैसे साइन देखते हैं, इसमें कैसे वर्क निकालते हैं। ये है P और ये है V। ये साइकिल है, ये A B C D। कैसे गई? A to B, देन B to C, देन C to D, देन D to A। ये साइकिल बनी। ठीक है, तो ये साइकिल कैसी है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, जब साइकिल क्लॉकवाइज होगी तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव वर्क डन, पॉजिटिव होगा। अब इसमें हम कैसे निकालेंगे? इसमें अगर हमें निकालना होगा वर्क तो हम कैसे निकालेंगे? इस साइकिल के अंडर जो बीच में जो एरिया होगा, ये एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक है, ये जो एरिया होगा ये होगा इसमें वर्क डन। वैसे ही जब एंटी क्लॉकवाइज होगी साइकिल PV, अब ये साइकिल कैसे चलेगी? एंटी क्लॉकवाइज। A, फिर B, फिर C, फिर D। ठीक है, तो ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो इस केस में वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, इसमें भी कैसे निकालेंगे एरिया? इसके अंदर का जो एरिया होगा वही वर्क डन होगा, और इस केस में वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव। ये हो गया साइक्लिक। अब वर्क जो है ये क्या है? पाथ डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। ये पाथ के ऊपर डिपेंड करती है। ऐसी प्रॉपर्टी जो पाथ के ऊपर डिपेंड करे वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? पाथ डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, क्वांटिटी, सॉरी, नॉट प्रॉपर्टी। ये हो गया हमारा वर्क। नेक्स्ट है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, इसको हम डिनोट करते हैं U से। इंटरनल से हमें पता चल रहा है, नाम से हमें पता चल रहा है कुछ अंदर की एनर्जी होगी। अच्छा, जब हम निकालते थे पहले मैकेनिक्स में, टोटल एनर्जी किसके बराबर होती थी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा कुछ निकालते थे हम मैकेनिक्स में। तो सिमिलरली जब हम इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे तो ये भी क्या होगा? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे उनका सम, उनके काइनेटिक एनर्जी का सम, प्लस सम ऑफ
सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब काइनेटिक एनर्जी को हम अब इसको कैसे लिखेंगे हम, U इज इक्वल्स टू यू के प्लस यू पी। यू के मतलब काइनेटिक एंड यू पी मतलब पोटेंशियल। अब क्या है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है ऑन इंटरैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। इसी को हम क्या बोलेंगे, यही किस पे डिपेंड करेगी, वॉल्यूम ऑफ सिस्टम पे, बड़ी दूर हो गया, सिस्टम की वॉल्यूम पे डिपेंड करेगी। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि U जो है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम है, ठीक है। इससे हम क्या बोल सकते हैं कि अगर ये टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन है तो ये क्या हुआ, इट मीन्स U इज़ अ स्टेट फंक्शन। U क्या है, स्टेट फंक्शन है, यानी कि जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, विच डिपेंड्स ऑन स्टेट वेरिएबल्स लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ठीक है। इसे हमें क्या पता चलता है कि इंटरनल एनर्जी क्या है, स्टेट फंक्शन, ठीक है। अब अगर हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताना हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब डेल्टा U, ये किससे होगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल। जो जो फाइनल इंटरनल एनर्जी होगी उसमें से हम इनिशियल इंटरनल एनर्जी को माइनस कर देंगे। अब हम देखते हैं साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा, जो इनिशियली U होगा वो वर्क होने के बाद, जो भी उसका काम होगा उसको होने के बाद वापस से आ जाएगा, यानी कि U फाइनल इज इक्वल्स टू U इनिशियल होगा ना। तो यानी कि डेल U इन केस ऑफ साइक्लिक प्रोसेस इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स कि जो 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 स्टेट फंक्शन होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि स्टेट फंक्शन होती हैं, उनका चेंज किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, ठीक है। ये हो गया हमारा इंटरनल एनर्जी। अच्छा, इसमें साइन देखे नहीं, साइन जब इंटरनल एनर्जी जब इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी होगा तो साइन होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव। जब डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी होगा, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, तो साइन होगा नेगेटिव, ठीक है। ये हो गई हमारी इंटरनल एनर्जी। अब हम लेते हैं इन 4 टॉपिक्स के ऊपर 2 क्वेश्चंस करेंगे, सिर्फ 2। पहला क्वेश्चन है कि अगर हमें ये ग्राफ दिया है, साइक्लिक प्रोसेस का PQRS, ये है 100 cc, ये है 400 cc, ठीक है। ये ले लेते हैं हम 100 किलो पास्कल, इसको ले लेते हैं हम 200 किलो पास्कल, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है W ऑफ PQ, हमें फाइंड आउट करना है, इधर लिखती हूँ, ये हो गया WPQ। फिर हम फाइंड करेंगे, इधर लिख देते हैं WQR,
क्यू आर, देन फाइंड करना हमें डब्ल्यू आर एस, डब्ल्यू एस पी, एंड देन हमें पूरे का वर्क डन फाइंड आउट करना है पी क्यू आर एस, और हमें प्रूव करना है कि ये क्या है, पाथ वर्क प्रूव करना है, प्रूव वर्क इज पाथ डिपेंडेंट, पाथ पे डिपेंड करता है, पाथ डिपेंडेंट। ठीक है, तो पहला देखते हैं हम डब्ल्यू पी क्यू इज इक्वल्स टू, क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला इज इक्वल्स टू पी डेल्टा वी, या वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ठीक है, अब इसमें हम लगाते हैं, तो प्रेशर क्या है, इस मैंने क्या बताया था, अगर कर्व है, हमें ऊपर से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ पी क्यू से मतलब है। पी क्यू क्या है, यहाँ पे एक कर्व है, जिस पी यहाँ पे क्या है, इसका प्रेशर 100 किलो पास्कल, 100 किलो पास्कल, किलो पास्कल को पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, देन मल्टीप्लाइड बाय वी फाइनल, वी फाइनल इसके लिए क्या है 400 सीसी, 400 और माइनस वी इनिशियल यानी कि 100, और इसको हम सीसी से मीटर क्यूबिक, मीटर क्यूबिक मीटर में चेंज करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 10⁻⁻6 है, तो ये क्या हो जाएगा 100 इंटू 10⁻³ या 10⁵ इंटू 300 इंटू 10⁻⁻6, ये किसके बराबर हो जाएगा 30 जूल। ठीक है, और ये क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा, इसका साइन भी हमें साथ साथ में चेक करना है। नेक्स्ट क्या है डब्ल्यू क्यू आर, डब्ल्यू क्यू आर क्या होगा, डब्ल्यू क्यू आर इसमें क्या हो रहा है, वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, यानी वी फाइनल इज इक्वल्स टू वी इनिशियल, वी फाइनल इज इक्वल्स टू वी इनिशियल, यानी कि वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल्स टू 0। तो वर्क डन अगर ये 0 हो जाएगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा 0, तो वी क्यू डब्ल्यू क्यू आर क्या है 0। अब देखते हैं डब्ल्यू आर एस, डब्ल्यू आर एस, डब्ल्यू आर एस में क्या हो रहा है, प्रेशर कितना है, यहाँ पे इस वाले कर्व के लिए प्रेशर कितना है 200 किलो पास्कल, 200 इंटू 10⁻³ इंटू वी फाइनल है 400, लेकिन इसके लिए क्या है वी फाइनल, इसके लिए क्योंकि यहाँ से यहाँ पे मूव कर रहा है ना, तो पहले वॉल्यूम इतनी थी, अब वॉल्यूम इतनी है, तो पहले कितनी थी 100, सॉरी पहले कितनी थी, हाँ फाइनल वॉल्यूम लिखेंगे 100 माइनस इनिशियल वॉल्यूम 400, इसको कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁵ इंटू -300 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल्स टू -60 जूल। अब हम चेक कर लें, इसमें वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रही है तो वैसे भी इसमें क्या आएगा माइनस का साइन, और हमने ऐसे कर लिया तो इससे भी क्या आया इसमें माइनस का साइन। अब क्या निकालना है डब्ल्यू एस पी, डब्ल्यू एस पी क्या है, डब्ल्यू एस पी में फिर से वॉल्यूम कांस्टेंट है सिमिलरली इसकी तरह, तो फिर से डब्ल्यू एस पी क्या हो जाएगा 0। तो क्या आया हमारा डब्ल्यू पी क्यू आया हमारा 30 जूल, डब्ल्यू क्यू आर आया हमारा 0, डब्ल्यू आर एस -60 जूल, डब्ल्यू एस पी 0। ठीक है, अब निकालते हैं हम डब्ल्यू पी क्यू आर एस, डब्ल्यू पी क्यू आर एस, इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके अंदर का एरिया निकाल लेंगे, इस पूरी साइकिल के अंदर जो एरिया है वो किसके बराबर होगा, प्रेशर यहाँ पे क्या होगा
200 माइनस 100, सिर्फ इतना लेंगे हम प्रेशर, तो प्रेशर कितना हो जाएगा 100 किलो पास्कल को पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। और इसमें ये कितना है, मतलब इसकी ये होगी लेंथ, ये होगी ब्रेथ। ब्रेथ कितनी हो जाएगी 300 इंटू 10⁻⁻6, तो ये कितना हो जाएगा 660, नहीं ये हो जाएगा 30 जूल। ठीक है, और ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज है, तो 30 जूल क्या होगा माइनस का 30 जूल। अब हमें प्रूव करना है कि ये पाथ पे डिपेंड करती है। पाथ पे डिपेंड करती है मतलब ये वाली जो हमारी वैल्यू आई है, जो हमने एरिया से निकाली है, वो किसके बराबर होनी चाहिए, जो इसने पाथ फॉलो किया हुआ है उनकी जो वर्क डन है उनके सम के बराबर होना चाहिए। तो हम इधर से निकाल लेते हैं, WPQRS इज इक्वल्स टू WPQ प्लस WQR प्लस WRS प्लस WSP। तो WPQ निकाला हमने 30 प्लस SR 0, ये है -60, ये है 0, तो ये किसके बराबर हो जाएगा -30 जूल। तो ये दोनों इक्वल हुए, यानी कि वर्क जो है वो क्या है पाथ डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी, में प्रॉपर्टी बताने की बोल रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कि अगर हमें ये ग्राफ दिया है, ठीक है, P और V, कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक एक प्रोसेस था, देन ये नेक्स्ट प्रोसेस, ये प्रोसेस 1, ये है प्रोसेस 2। इसके लिए जो इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो U1, इसके लिए बताई है U2। तो हमें बताना है कि क्या U1 डेल U1 बड़ा होगा डेल U2 से, सेकंड क्या 1 जो है वो छोटा होगा, थर्ड क्या ये बराबर होंगे, इक्वल होंगे, एंड फोर्थ कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो सोचो क्या होगा, ये दोनों बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है। पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा कि इनिशियल क्या था और फाइनल क्या है। ठीक है, तो दोनों में इनिशियल ये था और फाइनल ये है, तो उसका मतलब दोनों में चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल होगी। वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, चाहे कोई भी दुनिया का रास्ता ले लो, उसके लिए वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो इसके साथ अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ है कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, ये हम पढ़ते आ रहे हैं आज तक। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये होती है। लेकिन जो हम थर्मोडाइनमिक्स में क्या देखेंगे, क्या होती है कि डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल W प्लस डेल U। ये क्या है, हीट गिवन, ये है वर्क डन, और ये है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अगर हम किसी सिस्टम को हीट अप सप्लाई करते हैं तो वो क्या करेगा, वो सिस्टम
हीट क्या है, इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वो इस एनर्जी से कुछ वर्क कर लेगा या तो, ठीक है, और या फिर और वो कुछ अमाउंट उसमें से स्टोर करके रख लेगा। जैसे मैंने आपको कुछ पैसे दिए, आपने कुछ उसमें से खर्च कर दिए और कुछ आपने उसमें से बचा के रख लिए। तो यही हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कहती है। अब हमें हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी अच्छे से पता है, तो हमें कुछ टाइम नहीं लगा। अच्छा, इसमें से अगर हमें इंटरनल एनर्जी निकालनी होगी तो क्या होगा, माइनस डेल डब्ल्यू, ठीक है। अब हम देख लेते हैं फर्स्ट लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म। फर्स्ट लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म क्या कहती है, डिफरेंशियल फॉर्म कि अगर कोई क्वांटिटी जो कि पाथ इंडिपेंडेंट है, जो कि सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, यानी कि ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि स्टेट फंक्शन क्वांटिटीज़ हैं, वो क्या होंगे, इट इज़ एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। क्या होंगे, स्टेट फंक्शन, उसमें जो चेंज होगा वो क्या होगा, स्टेट फंक्शन चेंज होगा फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। क्या होगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा। तो हमारी जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या है, स्टेट फंक्शन। तो इंटरनल एनर्जी का जो चेंज होगा, यानी कि डेल यू क्या होगा, वो होगा डेल, मतलब जो चेंज होगा इंटरनल एनर्जी में वो क्या होगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, और उसको हम डिनोट करते हैं डी यू से, ठीक है। सिमिलरली जो पाथ डिपेंडेंट होते हैं, पाथ डिपेंडेंट क्या है, वर्क डन एंड हीट सप्लाई। जो हम हीट सप्लाई करेंगे और जो वर्क डन होगा वो क्या होते हैं, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स, और उनको हम डिनोट करते हैं डेल डब्ल्यू एंड डेल क्यू से। इसको हम कैसे लिखेंगे, डी यू इज इक्वल्स टू डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। ये क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, तो इसके बाद आज का लेक्चर हो जाएगा ख़त्म। सब नोट कर लेना आप लोग। क्वेश्चन है कि हमें ये दिया है A to B कुछ वर्क हो रहा है। इस वर्क को करने के लिए बहुत सारे पाथ फॉलो किए गए हैं। A to B, A B C D E। तो हमें इसको अरेंज करना है, ये जो चेंज है हमें इसको अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ पहला, असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है हमें। पहले किसके बेसिस पे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दूसरा चेंज इन वर्क डन, और तीसरा चेंज इन हीट। तो अब हम पहले की बात करते हैं, इंटरनल एनर्जी की। इंटरनल एनर्जी क्या पाथ के ऊपर डिपेंड करती है, नहीं करती। तो इसलिए इंटरनल एनर्जी, क्योंकि ये सेम प्रोसेस है, अलग अलग पाथ से हो रहा है, तो इसलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, ये होगा सेम फॉर ऑल, सबके लिए सेम होगा। वैसे ही वर्क डन जो है वो पार्ट डिपेंडेंट है, और वर्क कैसे निकालते हैं हम निकालते हैं एरिया अंडर कर्व। इसका एरिया कम होगा,
इसका एरिया बढ़ जाएगा। इसका मतलब सबसे ज़्यादा एरिया किसके लिए होगा, ए के लिए, ठीक है। तो ए के लिए सबसे ज़्यादा और सबसे कम होगा ई, देन होगा डी, देन सी, बी, फिर ए। अब हम बात करते हैं क्यू। तो हमें पता है डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। तो ये जो है ये सबके लिए सेम है, तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वर्क के ऊपर। तो वर्क जैसे वर्क में होगा वैसे ही हीट में भी होगा, सी बी ए, ठीक है। तो इसके साथ हम एंड करते हैं आज का ये वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।